जय श्री कृष्णा दोस्तों हमारे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सा चैप्टर फिनिश कर लिया है कंपनी लॉ में। लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन कर लिया था। लेसन नंबर 2 हमारा रह गया था जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था। लेसन नंबर 3 हमने कर लिया। लेसन नंबर 4 कर लिया और लेसन नंबर 5 कर लिया। तो अब इस यूनिट 1 में जो आपका कोर कोर्स है कंपनी लॉ का 5, यूनिट 1 में लेसन नंबर 2 रह गया है। ये लेसन नंबर 2 क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल और स्पेशल कोर्ट्स। मतलब ये कि अगर कोई कंपनी कुछ गलत करती है या कंपनी के अगेंस्ट कोई अगर केस करना चाहती है या कोई कंपनी को जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, उन सब में अगर कोई वायलेशन कर देती है डॉक्यूमेंटेशन में या कुछ गलत फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करती है, तो कहाँ जाएंगे इसके कंपनी के अगेंस्ट? तो इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? कंपनी लॉ को कौन रेगुलेट कर रहा है? वो है लेसन नंबर 2। वो हम अब शुरू करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 2। तो लेसन नंबर 2 पे चलते हैं। ये है अपना लेसन नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल और स्पेशल कोर्ट। तो दोस्तों ये ट्रिब्यूनल क्या है? मैंने पहले भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है, वैसे फिर भी बता देता हूँ। ट्रिब्यूनल है किसी भी लॉ में या किसी भी लॉ को पहली जो अथॉरिटी है, जुडिशियरी, जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है ना केस और के बारे में, तो वो होता है ट्रिब्यूनल। उसके बाद आते हैं कोर्ट्स, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अपना सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। तो कंपनी लॉ को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहला जो कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है, वो है ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब देखते हैं कि सर NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है क्या? NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल क्या है? उसके मेंबर क्या है? सिलेक्शन कमेटी क्या है? कैसे सेलेक्ट होते हैं इसमें मेंबर? एडवांटेजेस क्या है NCLT और NCLAT का होने से? पावर क्या है NCLT और NCLAT के? रेमेडीज़ क्या है? एग्रीव्ड पर्सन के, कोई दुखी व्यक्ति है उसके लिए क्या रेमेडीज़ है, क्या इसका इलाज है? स्पेशल कोर्ट और कंपनी लॉ बोर्ड क्या है? बस इतने सारे पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल was established under the Companies Act 2013 and was constituted on 1 जून 2016। मतलब 1 जून 2016, 1 जून 2016 को कंपनीज एक्ट 2013 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई, इस्टेब्लिश किया गया। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2002 वाज पास टू प्रोवाइड फॉर दियर इस्टेब्लिशमेंट। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ही पास कर दिया गया था कि भाई ये ऐसी अथॉरिटी बनेगी। इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी टू रेगुलेट एंड रिजॉल्व सिविल कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। ये दोनों ऐसी बॉडी है जो सिविल कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को सुलझाती है। जैसे क्रिमिनल डिस्प्यूट को नहीं, सिविल, दो टाइप के डिस्प्यूट्स होते हैं। दो टाइप के डिस्प्यूट होते हैं, एक होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल। सिविल जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, क्रिमिनल जिसमें किसी की जान चली जाती है, किसी को मारने की कोशिश की गई है, इस टाइप से। तो कंपनी से रिलेटेड अगर कोई सिविल प्रोसीजर है या सिविल कोई एक्ट है, सिविल डिस्प्यूट है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? NCLT और NCLAT में। द पावर टू डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पावर किसने दिया? आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान, इंडिया के संविधान ने। NCLAT इज हायर फोरम वेयर अपील्स फ्रॉम NCLT आर डील्ड विद। मतलब NCLAT जो है वो हायर अथॉरिटी है NCLT के कंपैरिजन में। बहुत ट्रिब्यूनल
एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉलो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड सब्जेक्ट टू एनी रूल फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों को ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो रूल हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनी लॉ बोर्ड CLB, द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR, द अपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एंड कंपनी मैटर्स ऑफ हाई कोर्ट आर नाउ गवर्नड बाय NCLT। ये सब NCLT गवर्न करती है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ NCLT, अगर NCLT के ऑर्डर से अगर कोई पर्सन दुखी हो गया, देन अपील एनी ऑर्डर ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट विद इन 45 डेज टू LAT। अगर NCLT के ऑर्डर से अगर आप दुखी हैं तो 45 दिन के अंदर अंदर NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले जाइए, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन या तो वो फैक्ट से रिलेटेड है और या फिर लॉ से रिलेटेड है। फैक्ट मीन्स कि भाई इस बंदे ने चोरी की या नहीं की, इस फैक्ट का पता लगाना है। तो फैक्ट का पता लगाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये नीचे के जो अथॉरिटीज़ हैं वो देखती है। और लॉ में अगर कोई इशूज़ है कि भाई ये तो कंफर्म हो गया कि इसने चोरी की है, लेकिन इसके रिगार्डिंग लॉ क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में कोई प्रॉब्लम है, तो हम कोर्ट्स में जाते हैं। तो जो ट्रिब्यूनल लेवल के हैं वो फैक्ट और लॉ दोनों में डील करते हैं। तो अगर NCLT के ऑर्डर से आप दुखी हो गए हैं तो NCLAT में जाइए, बट 45 दिन के अंदर अंदर। एंड एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर, अगर NCLAT के ऑर्डर से भी एग्रीव्ड हो गया, NCLAT के ऑर्डर से भी आप दुखी हैं, तो अपील ऑर्डर ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ की अगर बात है तो 60 दिन के अंदर अंदर कहाँ चले जाएंगे आप, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। NCLAT को हाई कोर्ट के बराबर की मान्यता दी गई है। तो अगर आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकते हैं, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो ट्रिब्यूनल तक ही है। अगर लॉ की बात आ गई तो आप चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो भी 60 दिन के अंदर अंदर। सबसे पहले NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया, बट हम दुखी हैं, 45 दिन के अंदर अंदर NCLAT में जाएंगे। अब NCLAT में फैक्ट और लॉ दोनों के केस पे चले जाएंगे, लेकिन NCLAT के ऑर्डर से हम दुखी हो गए तो 60 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इशू क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि फैक्ट। नाउ मीनिंग, अब मीनिंग देख लेते हैं। ये NCLT क्या है और NCLAT क्या है। द NCLT और ट्रिब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ये मतलब क्वासी मतलब होती है जिसमें वैसे जनरली किसी भी चीज़ के लिए दो बंदों का होना जरूरी है, बट क्वासी यहाँ एक ही पर्सन है, एक ही अथॉरिटी है क्वासी, फिर भी उसको राइट सारे मिल जाते हैं। तो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में इसको क्रिएट किया गया टू हैंडल कॉर्पोरेट सिविल डिस्प्यूट, हैंडल करती है राइजिंग अंडर द एक्ट। एज वी नो इट इज़ कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय इराडी कमिटी। ये इराडी कमिटी से ये कॉन्सेप्ट आया है। द NCLT इज ऑब्लाइज्ड टू ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन फैक्ट। इसका जो मेन काम क्या है, फैक्ट डिसाइड करना, लॉ नहीं, फैक्ट डिसाइड करना। डिसाइड केस इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम देम इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स। नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए आप डिसाइड करो, कंक्लूड करो और फिर ऑर्डर्स दे दो। Such orders can be remedy a situation, correct a wrong, or impose legal penalties, cost, and may affect the legal right, duties, or privileges of specific party। वो ऑर्डर किसी के लिए कोई हेल्प वाला हो सकता है, कोई एग्रीव्ड हो सकता है, किसी के लिए रॉन्ग भी हो सकता है, लीगल पेनल्टी भी हो सकती है, लीगल राइट भी मिल सकते हैं। नाउ द ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द स्ट्रिक्ट जुडिशियल रूल ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। इसको स्ट्रिक्ट रूल या एविडेंस और प्रोसीजर्स के लिए बाउंड नहीं है। इट कैन डिसाइड केस बाय द फॉलोइंग द प्रिंसिपल। ये नेचुरल जस्टिस के ऊपर भी केस डिसाइड कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स, जरूरी नहीं कि वो हर चीज़ के लिए सबूत ही मांगे। अब नाउ NCLAT और अपीलेट ट्रिब्यूनल इज एन अथॉरिटी प्रोवाइडेड फॉर डीलिंग विद अपील्स अराइजिंग आउट ऑफ द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के डिसीजन से जो क्वेश्चंस या इशू अराइज हुए उसी को डील करने के लिए NCLAT है। इट इज़ फॉर्म्ड फॉर करेक्टिंग द एरर्स मेड बाय द ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल की गलती को ठीक करने के लिए बनाई गई है। इट इज़ एन इंटरमीडिएट और मीडिएटर अपीलेट फॉरम वेयर द अपील लाई आफ्टर ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ये एक बीच का रास्ता है, बीच की अथॉरिटी है, जहाँ पे ट्रिब्यूनल से ऑर्डर में कोई गलती भी है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से आप दुखी हैं तो आप इसमें चले जाइए अपीलेट ट्रिब्यूनल में। द ऑर्डर कैन फर्दर चैलेंज टू सुप्रीम कोर्ट। इसके ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में।
एनी एग्रीव्ड और डिससेटिस्फाइड पार्टी, जो भी दुखी है या संतुष्ट नहीं है पार्टी, बाई एनी ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से, मे बी अप्लाई टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकता है। द अपीलेट रिव्यू द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल, वो जो अपीलेट अथॉरिटी है वो ट्रिब्यूनल के डिसीजन को रिव्यू करेगी। एंड पावर टू सेट असाइड, मॉडिफाई और कन्फर्म, या तो वो ख़त्म कर देगी उसके ऑर्डर को, या मॉडिफाई कर देगी, या फिर कन्फर्म कर देगी। ये NCLAT का काम है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? Difference between NCLT and NCLAT jurisdiction. NCLT, it holds primary jurisdiction on case of insolvency, bankruptcy and corporate disputes. NCLT प्राइमरी कौन से केसेस देखती है? इंसॉल्वेंसी के केस, बैंक्रप्सी का केस मतलब कोई दिवालिया हो गया, ठीक है ना, और कॉर्पोरेट डिस्प्यूट देखती है जो कंपनी से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं। और NCLT इट होल्ड्स अपीलेट जुरिडिक्शन ओवर द केसेस जज बाय NCLT। ये तो NCLT ने जिस पे जजमेंट दे दी है वो ऐसे केसेस को ये अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल देखती है। एविडेंस की बात करें तो NCLT है ये इट एक्सेप्ट एंड एनालाइज द एविडेंस फ्रॉम क्रेडिटर और डेटर्स फॉर टेकिंग डिसीजन। यहाँ पे वो क्रेडिटर और डेटर से डिसीजन लेके भी अपना डिसीजन मतलब एक्सेप्टेंस लेके, एविडेंस लेके डिसीजन सुना सकती है NCLT। नाउ NCLAT इट एक्सेप्ट एनालाइज द डिसीजन मेड बाय NCLT। अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करती है? NCLAT वो एक्सेप्ट करती है और एनालाइज करती है डिसीजन के जो NCLT ने बनाई है, NCLT ने जो डिसीजन दी है। नाउ थर्ड फैक्ट, इट कलेक्ट्स ऑल द फैक्ट। NCLT का काम है सारे के सारे फैक्ट कलेक्ट करने का, और NCLAT का काम है इट एनालाइज द फैक्ट, ये सारे फैक्ट को एनालाइज करती है। तो ये हमने देखा NCLT और NCLAT में डिफरेंस। अब हम देखने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कितने मेंबर होते हैं, कैसे इसको बनाया गया है, कैसे बना है ये, वो हम पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट with effect from such date as may be specified therein a tribunal to be known as national company law tribunal। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से एक ट्रिब्यूनल बना सकती है जिसका ट्रिब्यूनल का नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रेसिडेंट, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, एंड सच जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर। और जुडिशियल मेंबर क्या होते हैं? जो लीगल मेंबर होते हैं। टेक्निकल जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं वो होते हैं इसके मेंबर। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम नेसेसरी टू बी अपॉइंटेड बाय इट्स नोटिफिकेशन टू एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज सच पावर एंड फंक्शंस एज आर और मे बी कन्फर्म्ड बाय अंडर द एक्ट एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से अपॉइंट कर सकती है, एक्सरसाइज अपने पावर को कर सकती है, और ट्रिब्यूनल को गाइडेंस भी दे सकती है कि भाई किसी भी लॉ में ट्रिब्यूनल अपना काम कर सके। एज पर सेक्शन 409 क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल आर एज अंडर। प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होगी और मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी? द प्रेसिडेंट शैल बी अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट एट लीस्ट 5 years। जो बंदा हाई कोर्ट का 5 साल तक कम से कम जज रहा हो वही यहाँ का प्रेसिडेंट के बनता है। जुडिशियल मेंबर में बात करें तो हाई कोर्ट का जज चलेगा। बी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट जज। और सी, हैज़ एटलीस्ट 10 years बीन एन एडवोकेट ऑफ ए कोर्ट और हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस और एज ए मेंबर ऑफ ए ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का या तो 10 साल का मेंबर हो या फिर एडवोकेट हो वो 10 साल तक का, तो वो बंदा बन सकता है उसका मेंबर। नाउ टेक्निकल मेंबर की बात करें, टेक्निकल मेंबर मतलब एक्सपर्ट। टेक्निकल मेंबर हैज़ एटलीस्ट 15 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस का या फिर इंडियन लीगल सर्विस का। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस का या फिर इंडियन लीगल सर्विस का कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 years एज ए जॉइंट सेक्रेटरी और अबव, या तो कम से कम 3 साल तक वो जॉइंट सेक्रेटरी या अबव, ये जनरली UPSC किए हुए बंदे होते हैं, वो बन सकते हैं। या फिर अगर ये नहीं तो बी, इज और हैज़ बीन प्रैक्टिस अ चार्टेड अकाउंटेंट फॉर एटलीस्ट 15 years, मतलब कोई CA जो 15 साल से प्रैक्टिस में है वो भी टेक्निकल मेंबर बन सकता है। या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट जो कम से कम 15 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है वो भी बन सकता है। या फिर कंपनी सेक्रेटरी जो कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, वो बंदा भी मेंबर बन सकता है, टेक्निकल मेंबर बन सकता है।
या फिर इज अ पर्सन ऑफ प्रूवन एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर्स इन लॉ, इंडस्ट्री, फाइनेंस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट, अकाउंटेंसी, लेबर मैटर्स और सच अदर डिसिप्लिन रिलेटेड मैनेजमेंट, कंडक्ट ऑफ अफेयर्स, रिवाइवल, रिहेबिलिटेशन एंड वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। या फिर कोई ऐसा बंदा जो ये प्रूव कर दे उसके पास एबिलिटी है, इंटीग्रिटी है, स्टैंडिंग, इसके पास स्पेशल नॉलेज है ऐसी मैटर्स को देखने के लिए, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी का अफेयर्स को लेकर, रिहेबिलिटेशन को लेकर, कंपनी की वाइंडिंग अप को लेकर कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो प्रूफ कर देता है तो वो भी टेक्निकल मेंबर बन सकता है। नाउ एफ इज और हैज़ बीन एटलीस्ट 5 ईयर ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट का ऑफिसर होना चाहिए, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो अगर कोई ट्रिब्यूनल है उसमें अगर वो बंदा कोई ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल में काम कर रहा है और उसको 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे टेक्निकल मेंबर बन सकता है। The National Company Law Tribunal consists of a president and such member of judicial and technical member not exceeding 62 as central government deem fit. The president and every other member of the tribunal shall hold office for a term of 5 years from the date on which enters upon his office but shall be eligible for reappointment. मतलब ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक बंदा तो प्रेसिडेंट होगा, तो जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर जितने भी हों 62 से ज़्यादा नहीं हो सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड कर सकती है। और प्रेसिडेंट और कोई भी मेंबर जो होगा ट्रिब्यूनल का वो 5 साल तक के लिए ऑफिस होल्ड करेगा और उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। तो ये सारा टॉपिक हमने पढ़ा NCLT के बारे में। NCLT क्या है, NCLAT क्या है, दोनों में डिफरेंस देख लिया। NCLT का फॉर्मेशन क्या है वो भी हमने देख लिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो है कि सर NCLAT का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, तो वो टॉपिक हम दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में NCLAT के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।